कंडेंस मतलब होता है एकत्रित होना, संघनित होना। तो जैसे एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कुछ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का। तो कंडेंसेशन का मतलब है किसी एक लेवल में जाकर के एकत्रित हो जाना सारे पार्टिकलों का, मतलब ग्राउंड स्टेट में जाकर के एकत्रित हो जाना, इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो हम लोगों ने पिछले जब बोस-आइंस्टीन गैस पढ़ी है, तो बोस-आइंस्टीन गैस में एक डिजेनरेसी फैक्टर आया था 1/d। 1/d। इस डिजेनरेसी फैक्टर में 1/d की वैल्यू थी, ये जो आपकी लिखी है, ये वैल्यू थी। इस वैल्यू में आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी टेम्परेचर गैस का जैसे जैसे टेंड्स टू 0 होगा, 1/d की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब d की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब 1/d डिजेनरेसी फैक्टर, जो d हमारा है वो डिजेनरेसी फैक्टर है, वो आपका 0 हो जाएगा और 1/d टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/d की वैल्यू मुझे लर्न करनी पड़ेगी। सो डिजेनरेसी विल बी मोर कंसिडर्ड, मतलब अगर t टेंड्स टू 0 पर जाओगे तो आपको डिजेनरेसी कंसीडर करनी पड़ेगी। डिजेनरेसी मतलब एक ही एनर्जी के बहुत से स्टेट होना, दैट इज कॉल्ड डिजेनरेसी। बोस-आइंस्टीन गैस, हमने पढ़ा है कि जो हमारी बोस-आइंस्टीन गैस है, आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट होती है। आइडियल गैस हमारी जो होती है वो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है, और जो बोस-आइंस्टीन गैस है वो आइडियल गैस से डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे यही डिफरेंस पढ़ना है कि क्या डिफरेंस है, उसी का डिटेल पढ़ना है मुझे। तो 1/d टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब कितना डिफर करती है ये डिपेंड करती है d की वैल्यू पर। 1/d टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब हमारी गैस रियल गैस या आइडियल गैस से हमारी मोर डेविएट करेगी, और गैस का नाम होगा डिजेनरेट गैस, और डी को कहते हैं डिजेनरेट पैरामीटर। अब देखिए, हमारी जो फार्मूला होता है बोस-आइंस्टीन का, वो ये होता है Ni=GI/e⁻α+β∈i-1। अगर हम ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की संख्या जानना चाहें तो एप्सिलॉन i बराबर 0 रख दें, और GI को, चूंकि एक ग्राउंड स्टेट तो हमारे सब स्टेट में बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही स्टेट में रहता है, GI=1, तो Ni=n0। ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल होंगे उनको हम n0 से डिनोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम आपसे कहें कि किसी भी टेम्परेचर पर हमारी बात हो रही है, तो पार्टिकल कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में भी हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी हैं,
कुछ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, कुछ पार्टिकल एक्साइटेड में है। हम कहें टोटल पार्टिकल बताइए, तो ग्राउंड स्टेट प्लस पार्टिकल्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट प्लस पार्टिकल्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इतने पार्टिकल होंगे। अगर वही हम एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल काउंट कर रहे हैं, इंटीग्रल dn लिखा है, एन नॉट ग्राउंड स्टेट प्लस इंटीग्रल dn, और dn की वैल्यू क्या होती है वो ये लिखी हुई है। फाइनली आप पहुंचोगे, सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहले सॉल्व किया है वैल्यू रख करके, तो आपको फाइनली ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको, ये जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट में, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एन डैश एज्यूम कर लेते हैं, n1 एज्यूम किया है, n1। तो टोटल पार्टिकल कितने होंगे, एन नॉट प्लस n1। वैसे तो अगर बच्चा ये ऊपर का पोर्शन नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिखे इस जगह तक, इसके बाद ये सब मिस कर दे और डायरेक्ट ये लाइन लिख दे, ये वाले कि पार्टिकल टोटल कितने हैं, n नॉट मतलब पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, दीज आर द पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, और these are the particles in excited state। अब ये जो पार्टिकल्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो चूंकि आपने एक्साइटेड स्टेट बहुत आपने माने हैं, ग्राउंड स्टेट एक है, तो अगर हम अभी आपसे बात करें कि ये पार्टिकल प्लस इसमें पाए जाने वाले टोटल पार्टिकल का जो ऐड किया है वो टोटल पार्टिकल की संख्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल पार्टिकल हमारे एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल के बराबर है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पार्टिकल होंगे और ये एक्साइटेड स्टेट में सब ऐड करोगे तो बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे। इसका मतलब जो टोटल पार्टिकल हैं वो पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट के बराबर हैं एवरेज में। अभी बात शुरुआत की बात हो रही है कि यहाँ कुछ पार्टिकल है, मान लीजिए 2 पार्टिकल यहाँ है और ये सब मिला के मान लीजिए 198 है, 198 और प्लस 2 200 हो जाएगा, तो ये n बराबर 200 है, तो n बराबर 200 इज इक्वल टू 198 प्लस 2, तो हम ये कह सकते हैं 200 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 198। अब हम जो n1 निकालेंगे, n1 जो पार्टिकल एक्साइटेड में है वो हमारे टोटल पार्टिकल के ही बराबर आप मान रहे हैं, तो जो टोटल पार्टिकल का फार्मूला है वही लग जाएगा। देखिए ये टोटल, ये जो ये है हमारा n1 ये लिखा हुआ है, ये टोटल पार्टिकल के फार्मूले के बराबर लग जाएगा। ये हमारा होता है मेन फार्मूला टोटल पार्टिकल का, ये n1 लिखा है, इसको आप चाहें तो n कह सकते हैं, टोटल पार्टिकल GS F3/2 अल्फा। यहाँ F एक नया टर्म यूज किया गया है शार्ट करने के लिए, F3/2 अल्फा हम किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं 2/√पाई 0 से इनफाइनाइट √x अपॉन डी ई के पावर x मानिए, ये हुआ जाकर के।
तो किसके बराबर है? GS/ZT F3/2 अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू अगर 0 है, अल्फा की वैल्यू, तो D बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा बराबर 0 तो D बराबर 1 हो जाएगा। तो हम F3/2 0 को निकाल के देखते हैं। F3/2 0, F3/2 अल्फा किसको माना गया है? 2/√पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी √x dx अपान D को आपने 1 लिख दिया तो e⁻x-1। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हल करके, इसकी वैल्यू हल करके आती है, क्योंकि अब ये तो सॉल्व होने वाला फॉर्मूला बन गया जाएगा। इसकी वैल्यू हल करके आती है 2.61, 2.61 ये वैल्यू आ जाती है, 2.61। अब ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, कितनी आती है? 2.61 F3/2 0 की वैल्यू 2.61। अब देखिए हमारे पास एक टेम्परेचर है T0, जिसे बोस टेम्परेचर कहते हैं। अब इस टेम्परेचर के ऊपर की क्या सिचुएशन है और इस टेम्परेचर के नीचे की क्या सिचुएशन है, दो टॉपिक हमको पढ़ना है। मतलब T0 एक टेम्परेचर है जिसे बोस टेम्परेचर कहते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। बोस टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो T0 टेम्परेचर पर क्या है और T0 के बिलो क्या है? तो T0 टेम्परेचर पर जो सिचुएशन आपकी ये है, वो है आपकी सिचुएशन क्या है? मोस्टली पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है, कुछ ही पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में है। ये T बराबर T0 पर है। मोस्टली पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट पर है और कुछ पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट पर है। तो देखो टोटल पार्टिकल N, टोटल पार्टिकल किसके बराबर है? N1 एक्साइटेड स्टेट में माने, और वो किसके बराबर है? N = आपने माना है N0 + N1, और आपने कहा है कि अभी जो हमारा टोटल N है वो अप्रोक्सीमेटली एक्साइटेड पार्टिकल के बराबर है। कब? T बराबर T0। तो आपका क्या आ गया? N = वही फार्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, D की वैल्यू रख दी गई, सॉल्व कर दिया गया। अभी पीछे देखिए हमने N की वैल्यू क्या लिखी है, ये अभी हमने क्या लिखा है, कहाँ ये लिखा हुआ है, N1 लिखा है हमने, टोटल एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल। और जब आप अल्फा को 0 रख रहे हो, T को T0 ले रहे हो, तो N1 आपके जो एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल हैं वो टोटल पार्टिकल के बराबर है। मैं लगातार बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अब आपका क्या हुआ, ये हो गया। तो GS/ZT T बराबर T0 = कैपिटल T बराबर N/F3/2 0, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आप इस जगह पुट कर दीजिए, इस जगह, इस जगह।
GS/ZT की जगह वैल्यू पुट कर ली। तो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल की संख्या आ गई, ये आ गई। आपको हम एक बार फिर से पूरा बता दें। ये इसका वाला इतने पार्टिकल इसमें आपके एक्साइटेड स्टेट में है, इतने पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू आप ये इतने पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है। अब चलिए टोटल पार्टिकल में अगर हम एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल माइनस कर दें तो हमारे ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल निकल आएंगे। तो टोटल पार्टिकल में से एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल माइनस कर दें तो हमारे ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल निकल आएंगे। तो n0 = n-n1, n1 की वैल्यू पुट कर दो। ये फाइनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये वाला फार्मूला पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपका, ये लर्न कर लीजिएगा, लर्न करना है। तो मैंने कहा था कि ये हमारी सिचुएशन है, ये है टेम्परेचर T0, ये है T greater than T0 और ये है T less than T0। तो T बराबर T0 पर तो एक फिक्स आ गई थी, T less than T0 पर जब थे तो हमारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में इतने, मतलब इस रीजन में पार्टिकल ये है। कैसे वेरी कर रहा है? n1-T/T0 तो अब यहां देखा जाए T0 पर कितने थे, T बराबर T0 पर कितने पार्टिकल थे। जब T टेंड्स टू T0 है तो n0 टेंड्स टू 0, मतलब T0 पर यहां पर पार्टिकल इस टेम्परेचर पर ग्राउंड स्टेट पार्टिकल नेग्लेजिबल थे। क्या बताया? बोस टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर T बराबर T0 पर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में कितने हैं? नेग्लेजिबल है, मतलब n0 टेंड्स टू 0। लेकिन अभी ग्राफ में ये बनेगा जाकर T बराबर T0 पार्टिकल नेग्लेजिबल है। अब आगे चलिए जरा, ये फिगर T/T0 जब 1 है तो पार्टिकल n0/n कितने आ गए? 0। और जैसे ही T की वैल्यू T0 से आपने छोटी किया, T less than T0 की तरफ आप गए, हमारा n0/n रैपिडली राइज कर गया, मतलब पार्टिकल हमारे ग्राउंड स्टेट में इकट्ठे हो गए, पार्टिकल मोस्टली ग्राउंड स्टेट में इकट्ठे हो गए। इस घटना को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। If the temperature of the Bose gas start to decrease from the critical temperature, from the Bose temperature, excited state particles suddenly comes down to the ground state. This rapidly change of the particle in the ground state is called Bose-Einstein condensation. The rapidly change of particle in ground state at temperature T less than T0 is called Bose-Einstein condensation. यहां पर टेम्परेचर T कितना होगा? 0। 0 टेम्परेचर जब T, मतलब आप बहुत नीचे आ गए,
तब n नॉट हमारा क्या हो गया, n के बराबर हो गया। मतलब सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ गए। तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमको एक ही लाइन यही लर्न होनी चाहिए, मतलब यहाँ से और बस ये मेरा डिस्क्रिप्शन केवल लर्न होना चाहिए, कोई ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, देखिए सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये होनी चाहिए कि बोस-आइंस्टीन गैस किसकी गैस है, इलेक्ट्रॉन्स की गैस है, सॉरी फोटॉन्स की गैस है। फोटॉन की गैस को हम बोस-आइंस्टीन गैस कहते हैं। ये हमारी गैस आइडियल गैस से डिफर करती है। कैसे आप इस डिफर को पता लगाओगे, उसके लिए एक फैक्टर है 1/d। क्या है 1/d, वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या स्टडी कर रहे हैं कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जब हमारी जो बोस-आइंस्टीन गैस है उस टेम्परेचर के ऊपर उसका व्यवहार बिल्कुल आइडियल गैस जैसा है। जैसे आइडियल गैस का प्रेशर बढ़ाओ, ये चेंज वो चेंज, वो सब कुछ वैसे ही। और फिर उसमें आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। और जैसे ही टेम्परेचर आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर आए, और उस टेम्परेचर पर भी अभी आपकी कोई खास चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसके बिलो आए, मतलब उस टेम्परेचर के बिलो, देन द गैस इज कंडेंस्ड टू द ग्राउंड स्टेट, ऑल द पार्टिकल्स आर कंडेंस्ड टू ग्राउंड स्टेट, मतलब संघनित हो गए, इकट्ठे हो गए। इस घटना को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। सो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, और दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन हुआ तो मोस्टली पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में आ गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% आ गए। कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल आपके ऊपर हैं, लेकिन मोस्टली पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में आ गए। That is called Bose-Einstein condensation. This indicate at temperature decreases start from T over T naught, particles in ground state increases. That means rapidly falls to ground state. This is called Bose-Einstein condensation. अब हम T ग्रेटर देन T नॉट की बात करें, T ग्रेटर देन T नॉट तो पार्टिकल है एक्साइटेड स्टेट में, वहां तो क्लासिकल बिहेवियर होता है, वहां तो आपका ये बिहेवियर एक डिफरेंट बिहेवियर तो आता नहीं है। मतलब किसी एक, जैसे आप कहते हो कि डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, पैरा और फेरो में चेंज हो जाता है। एक क्यूरी टेम्परेचर होता है कि फेरो मटेरियल होता है तो पैरा में चेंज, इसे कहते हैं फेज ट्रांजिशन, फेज बदलना। यहाँ पर भी एक प्रकार का फेज ट्रांजिशन ही हो रहा है कि हमारी गैस का नेचर अकस्मात चेंज हो रहा है। एबव टेम्परेचर पर क्लासिकल नेचर है और बिलो टेम्परेचर पर आपका जो है वो क्वांटम नेचर आ रहा है, मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब देखते हैं T ग्रेटर देन T नॉट। अब T ग्रेटर देन T नॉट में क्या है, पार्टिकल पूरे ग्राउंड स्टेट में नहीं है, पार्टिकल हमारे ग्राउंड स्टेट में कम होने लगेंगे तुरंत, मतलब एक्साइटेड स्टेट में भी जाने लगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अब N1 क्या होगा, टोटल N के बराबर आ जाएगा। फिर वहीं पर आ गए हम, N1 हमारा टोटल क्या होगा, N के बराबर आ जाएगा। अभी आपने कहा था कि अगर उस टेम्परेचर के ऊपर चलोगे तो, धारणा जी समझ रही हमारी बात की नहीं? यस सर। उस टेम्परेचर के आप ऊपर चलोगे, बहुत साधारण सी बात है कि पार्टिकल हमारे सारे फैले हुए थे, सब लोग एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरे कमरे में सब लोग रह रहे थे। एक मकान बना हुआ है, उसमें एक कमरे में कुछ लोग थे, दूसरे में थे, तीसरे में थे, ये रह रहे थे आराम से। अकस्मात कोई घटना घटी, और घटना घटी में क्या हुआ कि सबको नीचे आना था। एट वंस तो नहीं आ जाएंगे सब नीचे कि तुरंत आ जाएंगे, कुछ समय तो लगेगा, भागेंगे दौड़ेंगे तो कुछ गिर जाएंगे, तो सब तो यस नहीं आ सर। जाएंगे।
तो T बराबर T0 पर आपका अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही T से लेस टेम्परेचर पर हम आए वैसे ही तब तक सारे के सारे लोग नीचे वाले कमरे में आ गए ग्राउंड स्टेट। अब हम T ग्रेटर देन T0 की मतलब हम उसके ऊपर की बात करने लगे तो फिर वैसे ही हो गए। तब तो आपकी ग्राउंड स्टेट में नेग्लेजिबल हो गए, ऊपर ऊपर पार्टिकल तो हो गए। तभी देखो N1 को N लिख दिया गया है, N1 को N, और इसको फिर सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा F3/2 अल्फा, ये T0/T, ये फार्मूले थोड़े लर्न होने चाहिए, ये थोड़े कुछ फार्मूले। तो इतने पार्टिकल हमारे होंगे टोटल जो एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया ना, छोड़ दिया ग्राउंड को। अब आपने उसकी अगर T ग्रेटर देन T0 में आप ग्राउंड को नेग्लेक्ट कर रहे हो, सारे एक्साइटेड ले रहे हो, और T लेस देन T0 में सब ग्राउंड में ले रहे हो। अंतर इतना है उसके में। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये गैस के अंदर देखने को मिल रहा है। वो साइंसटीन गैस का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर मैं देख रहा हूं कि T ग्रेटर देन T0 पर कैसा मिल रहा है, T लेस देन T0 पर कैसा मिल रहा है, ये बिहेवियर चेक कर रहा है। अब गैस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ साइंसटीन गैस।